दोस्तों 1921 और 22 में एक ऐसी सभ्यता की खोज होती है कि जिस सभ्यता की वस्तुओं ने, जीवन शैलियों ने और वहाँ के नगरीकरण को देखकर पुरातत्वविद लोग भी हैरान हो जाते हैं। क्या उस समय भी एक ऐसी सभ्यता विकसित हो सकती थी? दोस्तों अब तक दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं की खोज हुई वह भी सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी जितनी हड़प्पा सभ्यता थी। दोस्तों आज मैं जिस सभ्यता की बात कर रहा हूँ वह सभ्यता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों इस सभ्यता की विशेषता यह थी कि यह सभ्यता दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित थी। दोस्तों पहला पश्चिमी भाग था जो कि छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था, और दूसरा पूर्वी हिस्सा जो कि बड़ा था लेकिन वह निचले इलाकों में बसा था। दोस्तों ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद लोगों ने नगर या फिर दुर्गा, मतलब कि दोस्तों जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, जैसे दोस्तों एक किला जिसमें राजा महाराजा और सुरक्षा के लिए सिपाही रहते थे, तो दोस्तों ऐसे नगर को दुर्ग कहा जाने लगा। और दोस्तों निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाने लगा जहाँ पे दोस्तों आम इंसान रहते थे। और दोस्तों इन दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंट की बनाई होती थी। दोस्तों इनकी ईंट इतनी अच्छी पकी होती थी कि हजारों साल बाद भी इनकी दीवारें खड़ी रहती थी। और दोस्तों दीवार बनाने के इसकी ईंट की निचाई इस तरह करते थे कि ये हजारों साल मजबूत रहे। और कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतों को बनाया गया, जो कि इस खास इमारतों को विशाल स्नानागार कहते हैं, जो कि इसके साक्ष्य हमें मोहनजोदाड़ो में मिले थे। इन स्नानागार को बनाने के लिए ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। और दोस्तों चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे, और स्नानागार को भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। बाद में इसका उपयोग कर इसे खाली कर दिया जाता था। दोस्तों पुरातत्वविद लोगों का ये कहना होता था कि यहाँ के विशिष्ट लोग किसी विशेष अवसर पर ही यहाँ पे स्नान किया करते थे। और दोस्तों इस सभ्यता के अन्य नगरों में जैसे कालीबंगन और लोथल में एक अग्नि कुंड भी पाया गया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय लोग यज्ञ भी किया करते थे। और मोहनजोदाड़ो और लोथल में भंडार गृह भी मिले हैं, जहाँ अनाजों को उपजा कर भंडार गृह में अनाजों को स्टोर किया जाता था। दोस्तों इन नगरों के घर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और हर एक कमरे में अपना एक स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब दोस्तों इन नगरों के गंदे पानी निकलने के लिए नगरों में ढके हुए नालियां भी होती थी। इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हल्की ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और हर घर की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए सफाई की जाती थी। और दोस्तों इस सभ्यता के घर, नाली और जो सड़कें बनाई जाती थी, यह योजनाबद्ध तरीके से एक साथ बनाई जाती थी। माना जाता है कि हड़प्पा नगरों में बहुत ही हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग भी रहते थे जो नगर की खास इमारतों को बनाने के लिए लगे रहते थे। जैसे यहाँ के शासक लोगों को दूर दूर भेजकर बहुमूल्य धातु और अन्य उपयोगी पत्थर को मंगवाते थे, और शायद शासक खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों को अपने पास रखते थे। अब दोस्तों मनके क्या होते हैं? दोस्तों मनके उस बहुमूल्य वस्तु को कहते हैं जिसमें धागे पिरोकर शरीर में कुछ पहनने का बनाया जा सके, जैसे माला, पायल, हाथ में पहनने की वस्तु आदि। अब दोस्तों इन नगरों की अपनी खुद की लिपि होती थी, जो कि ये मोहरों पर लिखी जाती थी। दोस्तों मोहर वहाँ की बहुमूल्य सिक्कों को कहा जाता था। दोस्तों इसके अलावा इन नगरों में स्त्री और पुरुष शिल्पकार भी होते थे, जो कि ये उद्योग के लिए या फिर अपने घरों के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। दोस्तों जो हड़प्पा में सबसे अधिकतर चीज़ें मिली वो थी पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी कांसा। दोस्तों कांसा एक ऐसी चीज़ थी जिसकी खोज ही हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं की खोज हुई, लेकिन इन सभी सभ्यता में कांसे के साक्ष्य कहीं नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे कांसे के साक्ष्य सबसे पहले पाए गए, और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहने लग गए। दोस्तों जो कांसा बनाया जाता है वो तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। अब दोस्तों हम हड़प्पा के व्यापार की बात करें तो कुछ चीज़ें स्थानीय जगहों पे उपलब्ध थी, जैसे लकड़ी, कपास, पत्थर आदि, लेकिन कुछ चीज़ों को वो बाहर से आयात करते थे, जैसे बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, शंख, ये सभी जो चीज़ होती थी वो बाहर से ही आयात करते थे। दोस्तों तांबा जो है वो राजस्थान से मंगवाते थे, क्योंकि राजस्थान में प्राकृतिक रूप से तांबा मिल जाते थे। टीन जो है वो दोस्तों ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। कर्नाटक से वो सोना मंगवाते थे, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगवाते थे। अब दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता की वाहनों की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों एक ही वाहन होते थे, वो थी बैलगाड़ी।
बैलगाड़ी का प्रयोग सामान को लाने और ढोने के लिए करते थे। दोस्तों इसका पता हमें तब चला जब खुदाई में एक मिट्टी का बैलगाड़ी मिला था जो कि एक खिलौना था। इसी वजह से हमें ये पता लगने लग गया कि यहाँ पे जो वाहनों का प्रयोग होता था वो होता था बैलगाड़ी का। अब दोस्तों हम हड़प्पा की कृषि की बात करें तो ये दोस्तों तरह तरह के अनाज उगाते हैं। जैसे कृषि में गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, तिलहन हो गया और सरसों की खेती करते थे। और दोस्तों ज़मीन की जुताई के लिए वह हल का प्रयोग करते थे। दोस्तों इन सब का पता हमें तब चला जब हमें अनाजों के वहाँ पे साक्ष्य मिले। और कृषि की सिंचाई के लिए वो बारिश के पानी को संचय करते थे क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वह इसी पानी का प्रयोग किया जा सके। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी सभ्यता थी जो अचानक नष्ट हो गई। तो दोस्तों इसका जवाब अभी तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं दे पाया, लेकिन कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं कि इस सभ्यता से इसका अंत हो सकता था। जैसे नदियाँ सूख गई होंगी, या फिर जंगलों का विनाश हो गया होगा, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गए होंगे इसलिए वे दूसरी जगह चले गए, घास के मैदान नष्ट हो गए होंगे, या फिर कुछ इलाकों में बाढ़ आ गया होगा। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंत का जो अभी मैंने कारण बताए, इन कारण में कुछ अपवाद भी है। अपवाद ये है कि अगर कोई बाढ़ आ जाता है या फिर कोई सूखा आ जाता है तो इससे जो हड़प्पा के सभी नगर नष्ट नहीं होंगे, हड़प्पा के कुछ ही नगर नष्ट होंगे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसका कारण अभी भी रहस्यमयी है, इसका जवाब अभी भी कोई नहीं दे पाया है। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों ये इनके नाम ऐसे किस लिए पड़े, आइए जानते हैं इसका जवाब। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा क्यों कहा जाता है? दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में इससे एक हड़प्पा नगर की खुदाई की थी, जो कि इस खुदाई में पूरी सभ्यता पाई गई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब दोस्तों इसे मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों 1922 में रखालदास बनर्जी ने सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई की और यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा जैसे जीवन शैली वस्तुएं पाई गई, इसीलिए दोस्तों इस सभ्यता को मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं। अब दोस्तों इसे मोहनजोदाड़ो क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा मुर्दों का टीला मिला था, इसलिए दोस्तों इस नगर को मोहनजोदाड़ो कहने लग गए। अब दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नगर की जो सबसे ज़्यादा वस्तुएं मिली वह सिंधु नदी के किनारे मिली, इसलिए दोस्तों इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब दोस्तों इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों इसे कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कांस्य के साक्ष्य मिले और इसी वजह से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब दोस्तों सभ्यता का अर्थ क्या होता है? दोस्तों सभ्यता का अर्थ होता है एक मानव, एक समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पे जीवन जीने के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हो, जैसे व्यापार भी हो, अपनी संस्कृति भी हो, अपना कल्चर भी, अपना खान पान हो, तो ऐसे समाज को एक सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हड़प्पा से संबंधित रहस्यमय बातें। आई होप आपको ये बातें अच्छे समझ आ गई होगी और मैंने अच्छे समझाने आपको कोशिश की। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।